तो हम देख लेते हैं, एक एक मोटा मोटा खाका मैंने तैयार किया हुआ है। अगर आप सभी लोगों को दिख रहा है तो आप लोग हाथ खड़ा कर दे कि हाँ सर दिख रहा है, या रिमार्क्स में डाल दे कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। एक मोटा मोटा मैंने मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैंने इस खाके को तैयार किया है। इसको मानना नहीं मानना ये पूरा पूरा, या इसको अपने हिसाब से किस प्रकार से आप इंटरप्रेट करके आप अपनी टाइमलाइन भी तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक रोड मैप है जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि इसी तरीके से करना है। सो इसमें आपने क्या करना है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। आप के स्क्रीन पे है। जैसे ही आपको पेपर मिला 10:30 बजे से हम शुरुआत कर दिया। अब पहला 5 मिनट 10 बजे 10:30 से लेकर के और 10:35 तक आपको क्या करना है कि बहुत ध्यान पूर्वक आपको अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर में क्या पढ़ना है? आपने सबसे पहले आपका रहेगा एसे का टॉपिक। एसे का टॉपिक आपने फटाफट देख लिया। 8 टॉपिक आपको देखने रहेंगे और उसके बाद आपका पैसेज रहेगा। पैसेज को थोड़ा सा आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। एसे का टॉपिक देखने में तो इतना समय लगने वाला है नहीं। एसे का टॉपिक देखने के बाद जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे उसी समय आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि मुझे कौन सा ऐसे टॉपिक अटेम्प्ट करना है। आपने 5 मिनट का समय लगाया, एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा, ऐसे के चारों टॉपिक पढ़े, हिंदी के चारों इंग्लिश के पढ़े, और उसके बाद आपने 5 मिनट में क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा पढ़ लिया। उसके बाद अब आपने पैसेज करना है। कौन सा पैसेज करना है? अनुवाद करना है। अनुवाद का पैसेज करना है। पहले भी मैं ये बात बता चुका हूं कि ज्यादातर लोग यह प्रयास करें कि पहले अनुवाद करें। कौन सा अनुवाद पहले करें? जिस पे आपकी पकड़ ज्यादा है, यानी कि जो लोग हिंदी में जिनकी पकड़ ज्यादा है वे लोग इंग्लिश टू हिंदी पहले करें, और जिनकी इंग्लिश में पकड़ ज्यादा है वे लोग जो है हिंदी टू इंग्लिश पहले करें। ठीक है। आप अनुवाद, ये आपको तय करना है कि कौन सा अनुवाद आपने पहले करना है। और आई एम डैम श्योर कि पिछले 1 महीने के अंदर हम लोगों ने लगभग लगभग 60-65 पैसेजेस का हमने प्रैक्टिस करा है। 60-65 पैसेज हमने प्रैक्टिस करे हैं। तो 60-65 पैसेज प्रैक्टिस करते वक्त और लगभग 6-7 मॉक टेस्ट हमने किए हैं। तो ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि आप इंग्लिश पहले करना प्रीफर करेंगे या हिंदी पहले करना प्रीफर करेंगे। आप जो भी करें, इंग्लिश या हिंदी, जिसको जिस पैसेज को करना है, तो आपने 5 मिनट का समय दिया, आपने एक बार पढ़ा, उसके बाद तुरंत से शुरू नहीं कर देना है। अब जो पैसेज आप करना चाहते हैं उसको दोबारा पढ़ें, थोड़ा और ध्यान से, थोड़ा और डीप पढ़ें। पढ़ने के पीछे आपका उद्देश्य क्या रहेगा? पढ़ने के पीछे आप किस उद्देश्य से पढ़ेंगे? किन चीजों को ध्यान में रखकर पढ़ना है? आपका उद्देश्य ये रहेगा कि आप पैसेज को पढ़ के यह क्रक्स निकाल लें कि पैसेज कहना क्या चाहता है, पैसेज का मतलब क्या है, पैसेज के अंदर में एक समग्र भाव क्या कहा जा रहा है, उसका अर्थ क्या है, पूरा होलिस्टिक उसका अर्थ क्या है, वो आपने निकाल लिया। तो ये आपने 2 मिनट का समय लेना है। कल हमने इसकी प्रैक्टिस भी बीच में आपसे कराई थी, कल के हमारे सेशन में, इसीलिए मैंने रोक करके प्रैक्टिस कराया था। तो लगभग लगभग 2 मिनट में, मैक्सिमम 2 मिनट में सभी लोगों ने पढ़ लिया था। यानी कि 2 मिनट में आप एक दिए हुए पैसेज को पढ़ करके उसका अर्थ निकाल सकते हैं। बहुत लोगों ने तो 30-35 सेकंड में ही निकाल लिया था, बट हाँ ये था कि पढ़ा हुआ पैसेज था तो वो लोग जल्दी कर गए। अदरवाइज 2 मिनट इज सफिशिएंट टाइम जिसमें आप एक पैसेज का अर्थ निकाल सकते हैं। अब आप अनुवाद करने की शुरुआत करें, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, जो भी आप करना चाहते हैं, तो उसको आपने करने की शुरुआत करनी है। इसमें टोटल जो है लगभग आपको अनुवाद करने में 15 से 18 मिनट का समय लगाना है। ठीक है। अब 15 से 18 मिनट में आप देखें, मैंने 3+15 लिखा हुआ है। अब ये 3+15 क्यों लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है? 3+15 का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे, जैसे मान लीजिए कि 8 सेंटेंस या 10 सेंटेंस आपको दिए हैं। नॉर्मली 10, 12, 15 से अधिक सेंटेंस आपको नहीं मिलेंगे। 150, 150, 150 से ऊपर तो शायद जाए, हो सकता है बहुत आसान हो तो 160, 170 वर्ड्स इतने ही मिलेंगे आपको। तो अगर आपको कुछ कंपोजिट सेंटेंस मिले, उसमें मान लीजिए कि एक पैसेज है उसमें 3-4 सेंटेंस आपको कंपोजिट मिल रहा है, तो ये जो 3 मिनट में अलग से लिखा है, या इसलिए लिखा है कि इस 3 मिनट को आप उन कंपोजिट सेंटेंस को अलग से पीछे, जैसा मैंने प्रैक्टिस कराया था कि कैसे कंपोजिट सेंटेंस को आप अलग से स्क्रिबल करके और उसको रीअरेंज कर सकते हैं, तो उस प्रैक्टिस के अनुसार ये 3 मिनट आप उसके लिए रिजर्व करके रखें कि अगर आपको अलग साइड से लिख के स्क्रिबल करके और रीअरेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। ये आपने किया, और बाकी 15 मिनट का समय आपने लगाना है जिसमें कि आप अनुवाद करेंगे। 15 मिनट का समय का मतलब आप अगर एवरेज एक मान के चले तो लगभग लगभग 1 मिनट एक सेंटेंस के लिए आता है एवरेज। इट इज मोर देन इनफ। इज इट और नॉट? हाँ या ना बताएं आप लोग, क्या एक सेंटेंस के लिए इतनी प्रैक्टिस के बाद 1 मिनट काफी नहीं है क्या? यस और नो? आप लोग हाथ रेज हैंड कर सकते हैं। आप सभी लोगों का मुंह मैंने बंद किया हुआ है, मुझे पता है, मुझे भी बुरा लग रहा है, बट पर हाँ,
चलिए 5 लोगों ने, मुझे पता है सभी लोग बहुत आराम से एक सेंटेंस अगर 1 मिनट को हम लेकर के चले तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, तब जबकि आपने ऑलरेडी पहले 5 मिनट पढ़ा है, फिर 2 मिनट आपने अच्छे से पढ़ा है, आप उसका अर्थ समझ चुके हैं, आपको उसका भाव पता है, तो और 3 मिनट हमने इसलिए दिया है कि आप अरेंज कर सकें, या उन वर्ड्स के लिए हमने 3 मिनट निकाला है जो वर्ड्स बहुत मुश्किल हैं, जिनके आपको जिन वर्ड्स को आपने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं, जिन वर्ड्स को आपने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं, ऐसे वर्ड अगर आ गए तो उन वर्ड्स के को ये सोचने में निकालना है कि इसका पर्याय हम क्या लिखें, उस दिए हुए सेंटेंस को बाकी पैसेज से रिलेट करके, और उस सेंटेंस का जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ में उस शब्द का, जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या हो सकता है, यह सोचने समझने के लिए इसीलिए हमने 3 से 4 मिनट का समय निकाला हुआ है। और एज ऑन एवरेज 15 सेंटेंस के लिए 15 मिनट, यानी कि 18 मिनट में आपका एक ट्रांसलेशन का पार्ट पूरा हो जाएगा। जैसे ट्रांसलेशन का पार्ट पूरा हुआ, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, मेरे हिसाब से दोबारा उस समय न पढ़े तो बेहतर होगा, या यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो 1 मिनट का समय निकाल करके आप दोबारा उसको पढ़ भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में फिर आपने नया पैसेज शुरू कर देना है, नया पैसेज अगेन सेम प्रैक्टिस शुरू करनी है, 2 मिनट आपको लेना है पैसेज को पढ़ने में, ऑलरेडी पहले आप उस पैसेज को एक बार पढ़ चुके हैं, शुरू में जो हमने 5 मिनट का समय लिया है उसमें आपने उस पैसेज को ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब फिर से 2 मिनट में आपको उस पैसेज को पढ़ना है, 2 मिनट में उस पैसेज को पढ़ने के बाद में समझना है, इस बार क्यों पहली बार तो आपको एक मोटा मोटा व्यू लेने के लिए पढ़ना था कि किस बारे में कहा गया है, इस बार क्यों पढ़ना है, इसका अर्थ क्या निकल के आ रहा है, इसका भाव क्या है जो हमें हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है। आपने पढ़ा, आपने समझ लिया, समझने के बाद में फिर क्या करना है, अगेन आपके पास 18 मिनट है, 1 मिनट पर सेंटेंस के हिसाब से औसतन हमने यहां रखा है, और 3 मिनट उन वाक्यों के लिए रखा है जिनको आपको रीअरेंज करने की आवश्यकता है, जिसके लिए आपको अलग से रफ कॉपी में थोड़ा वर्क करना है, क्योंकि बीच में आप लोग कह रहे थे कि सर रफ करेंगे फिर फेयर करेंगे, इतना समय मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सभी तो नहीं करना है ना, अगर 15 सेंटेंस है तो क्या 15 के 15 सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होंगे, नहीं, उसमें 2-3 सेंटेंस ऐसे होंगे, मैक्स टू मैक्स 3 सेंटेंस 4 हो सकते हैं जो आपको अलग से रीअरेंज करना पड़े, जो बहुत लंबा होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए आप अलग से स्क्रिबलिंग करके और रीअरेंज कर सकते हैं। सो ये आपने 18 मिनट का समय यहाँ पे अगेन अनुवाद के लिए देना है, और उसके बाद में फिर से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो 1-1.5 मिनट का समय लगता है मैक्सिमम पढ़ने में, आप एक बार पढ़ सकते हैं। तत्पश्चात आप आगे बढ़े, आपने अपना अनुवाद कर लिया, बीच में एक आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर अनुवाद में जगह ज्यादा है और छोटे जगह में ही अनुवाद हमारा हो जा रहा है तो क्या हम लाइन छोड़ के लिख सकते हैं क्या? आप लाइन छोड़ कर लिख सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लाइन छोड़ के आधा लिखें और बाद में लगे कि अब तो पन्ना खत्म हो रहा है तो बाद में जो है बिना लाइन छोड़े लिख दी, ये मत कीजिएगा। इसीलिए मैंने सलाह दिया था, फिर से आज उसको दोहरा दे रहा हूं कि लाइन छोड़ के लिखने का प्रयास न करें, उसके बजाय आप क्या करें, थोड़ा डिस्टेंस बना करके साफ साफ लिखिए और बिना लाइन छोड़े ही लिखे, जहां तक हो रहा है वहां तक खत्म करके और उसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद कोई लाइन नहीं खींचना है, कोई नीचे लंबा लाइन नहीं मारना है, कोई डॉट या इस तरीके कोई भी अलग से आपको कलाकारी उसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपने लिखा और वहां पे छोड़ दिया, दूसरा अनुवाद आपने किया और आपने जहां तक आया वहां तक करके आपने उसको छोड़ दिया। फिर अब बढ़ते हैं निबंध की तरफ। निबंध में जिस भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ है, अगेन मैं कह रहा हूं, जिस भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ है, इसमें बहुत सारे लोग हैं दोज हु आर गुड इन हिंदी, बहुत सारे लोग हैं दोज हु आर गुड इन इंग्लिश, जिस भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ है उस भाषा के निबंध को पहले लिखिए। पर पहले लिखने का ये मतलब नहीं हुआ, जैसे अभी कह रहे थे सौरभ जी या कोई बोल रहे थे कि सर भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता है, भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रहेगा, हम लिखते चले जाते हैं, हम रॉ में बह जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे कोई पुस्तक नहीं लिख रहे हैं, या आपको यहाँ पे कोई आप मतलब साहित्य सम्मान के लिए नहीं लिख रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पे एक नौकरी पाने के लिए लिख रहे हैं। सो उद्देश्य से आपको भटकना नहीं है, यू मस्ट रिमेंबर व्हाट इज योर मोटो टू राइट दैट एसे, ये बिल्कुल हमेशा ध्यान रखिए कि आपका मोटो क्या, उद्देश्य क्या है ऐसे लिखने का, है ना। ऐसा नहीं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार चाहिए तो बस भावनाओं में बह के और लिखते चले जा रहे हैं और कल को जो है आपका नाम अखबार में आ जाएगा कि बढ़िया तरीके से आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। भगवान करे आप सबों को मिले जो अच्छा लिखते हैं, बिल्कुल मैं उनको प्रोत्साहित करता हूं, पर यहाँ नहीं है, 11 तारीख को नहीं, उसके बाद आप लिखते रहें, कोई समस्या की बात नहीं है। तो जो भाषा पे आपकी अच्छी पकड़ है उस भाषा का निबंध पहले लिखें, ठीक है, उस भाषा का निबंध पहले लिखे। निबंध योजना हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, योजना बनाने के लिए 2 से 3 मिनट का समय लें कि आपको लिखना क्या है, क्योंकि देखिए अगर आपकी स्पीड कितनी भी अच्छी है, आप कितनी भी अच्छी गाड़ी चलाते हैं और अगर आपको रोड्स के बारे में पता नहीं है, अरे आप
ए प्लेस से निकले बी प्लेस पहुंचना है, आप रास्ते के बारे में जानते नहीं है, रोड के बारे में पता नहीं है, योजना आपके पास है नहीं कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, फिर कैसे जाना है, कैसे कहाँ पहुंचना है, किससे मिलना है, तो आपकी स्पीड चाहे लाख अच्छी हो लेकिन आप मतलब सही समय से नहीं पहुंच पाएंगे। मेरी स्पीड थोड़ी कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास कट टू कट प्लान है कि मुझे यहां से निकलना है, फिर बी प्लेस पे रुकना है, वहां खाना खाना है, फिर सी प्लेस पे जाना है, फिर वहां से 15 किलोमीटर डी प्लेस पे जाना है, फिर 50 किलोमीटर स्ट्रेट ड्राइव करनी है, और फिर मेरे को ई प्लेस पे पहुंचना है, और फिर वहां से 100 किलोमीटर दूरी पे जो है मेरा डेस्टिनेशन है। इफ आई नो दैट, नो रैदर मेरी ड्राइविंग अच्छी ना होने दीजिए, फिर भी मैं सही समय से पहुंच जाऊंगा। आपकी ड्राइविंग अच्छी है लेकिन अगर आपको आपके पास प्लान नहीं है, योजना नहीं है कि किस प्रकार से आपको कहां कहां से गुजरते हुए जाना है, क्या क्या करना है, तो आप उसी में बिल्कुल जिग जैग में फंसे रहेंगे और आपकी स्पीड का आपको कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो वही चीज यहाँ भी है, तो इस चीज को ध्यान रखें कि निबंध योजना जरूर बनाएंगे आप, बिल्कुल योजना बना करके आप निबंध लिखेंगे, प्लानिंग पूरी सेट करेंगे दिमाग में कि आपको अपने निबंध में लिखना क्या क्या है। अभी हम लोग कुछ निबंध की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उसमें हम इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। आप एक योजना तैयार कीजिए, रफ करने में बिल्कुल डरिए मत, ऐसा मत सोचिए कि रफ करेंगे तो आपका समय वेस्ट होगा, बिल्कुल नहीं। आप रफ कीजिए, आप रफ में निबंध की योजना को स्क्रिबल कर सकते हैं कि पहले मुझे प्रस्तावना में क्या क्या लिखना, मतलब प्रस्तावना लिखना है, फिर मुझे इसके कारण लिखने हैं, फिर मुझे इसके परिणाम लिखने हैं, फिर मुझे इसकी वस्तु स्थिति लिखनी है, जो भी चीजें आप लिखना चाहते हैं, फिर मुझे इसका निष्कर्ष लिखना है, और फिर उस हिसाब से आप अपने निबंध की योजना 2 से 3 मिनट का समय ले, अपनी पूरी योजना बनाए। योजना बनाने के बाद फिर आप निबंध लिखना शुरू करें। निबंध लिखे, परिचय जो आपको लिखना है, परिचय जो लिखना है, उस परिचय के अंदर में आप लगभग लगभग जो है 5 मिनट का समय ले सकते हैं, जिसमें आपको अपना परिचय या फिर पृष्ठभूमि, जो आपका विषय है उसके परिचय या पृष्ठभूमि के बारे में लिखने के लिए आप लगभग 5 मिनट का समय ले सकते हैं। दैट्स अ गुड टाइम, 5 मिनट बहुत अच्छा समय होता है। 5 मिनट में आप एक बढ़िया लगभग लगभग मान के चलिए कि 10 से 12 सेंटेंस में आप अपना परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब 3 चीजें आती हैं कि भाई उस विषय के कारण क्यों हो रहा है, उसका कारण के बाद उसका परिणाम, उसके परिणाम क्या हो रहा है, या उसका उसके वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या उसकी वजह से क्या अच्छाइयां हो रही है, जो भी चीजें, जैसा भी आपका टॉपिक है। और उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, उसका सॉल्यूशन, समाधान आप क्या सुझा रहे हैं या समाधान के लिए क्या किया जा रहा है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, निष्कर्ष पे लिखना, निष्कर्ष पे पहुंचना है। तो ये 3 पार्ट जो है, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको अपने निबंध को 5 भागों में बांटना है ना, 5 भागों में बांट करके 100 शब्द आपको डेडिकेट करने हैं हर भाग को। तो उसमें जो बीच के 300 शब्द हैं, जो आपकी विषय वस्तु, जो आपका कंटेंट है, उस कंटेंट के लिए आपको लगभग 20 मिनट का समय मिल रहा है, लगभग 20 मिनट्स, मतलब ईच पार्ट के लिए आपको लगभग 6 मिनट का समय मिल रहा है। 3 पार्ट में आपको अपना कंटेंट डिवाइड करना है। अगर आप 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 5-5 मिनट आप चारों पार्ट को आराम से डेडिकेट कर सकते हैं। तो 20 मिनट में क्या होगा कि आपके निबंध की विषय वस्तु आप लिख पाएंगे, और लास्ट में 5 मिनट्स में आप अपना कंक्लूजन, और आप अपने आपके जो भी विचार है वो कंक्लूजन के साथ या उससे इतर, जैसा भी आप लिखना चाहें आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक योजनाबद्ध तरीके से निबंध योजना बनानी है। पहले 3 मिनट में योजना बनाना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि मुझे इस निबंध में क्या लिखना है। योजना 2 से 3 मिनट बनाया आपने, दिमाग में स्क्रिबल करके, फिर आपने लिखना शुरू किया। 5 मिनट आपने परिचय लिखने के लिए लगाया। उसके बाद लगभग 18 से 20 मिनट आपके पास समय बचता है, जिसमें कि आप विषय वस्तु के ऊपर आप लिखें। और अगर आपके दिमाग में योजना है, समय आपके दिमाग में है, तो आपकी भावनाएं अनियंत्रित नहीं होंगी, जैसा कि आप कह रहे थे। तो आप समय के अंदर में, शब्द सीमा के अंदर में अपनी सारे जो भी आप कहना चाहते हैं उस बात को समग्र तरीके से कह पाएंगे। तत्पश्चात 5 मिनट आप निष्कर्ष के लिए रखिए। जैसा आपने निबंध लिख दिया, अगर आप निबंध को एक बार एक नजर डालना चाहते हैं तो सिर्फ उसके टॉपिक्स के ऊपर नजर डाल लीजिए, पूरा निबंध पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फिर उसमें समय चला जाएगा। एक बार जो भी आपने हेडिंग्स डाला है उसके ऊपर एक बार नजर डाल लीजिए, अपने निबंध को देख लीजिए, और फिर आप फटाफट इंग्लिश निबंध पे आ जाइए, या फिर हिंदी निबंध पे, मतलब जो भी आपने पहले किया है उसके अलावा दूसरा जो निबंध है आप उस पे आए। उस पे आने के बाद वही प्रक्रिया दोहरानी है आपको, फिर से आपको 2 से 3 मिनट का समय लेना है, जिसमें कि आपको एक योजना तैयार करनी है, रोड मैप बनाना है कि किस रोड मैप पे मुझे मेरा निबंध लिखना है। रोड मैप तैयार हो गया, रोड मैप के बाद में क्या करना है आपने, उसका जो भी कारण, उस टॉपिक का, उसका जो भी परिणाम, इफेक्ट, प्रभाव जो भी है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, और फिर उसके बारे में जो भी सॉल्यूशन आप सुझा रहे हैं वो सॉल्यूशन आपने डालना है, और फिर आपको उसको कंक्लूजन देना है।
तो बीच का कंटेंट आप चाहे 3 पार्ट में करें चाहे 4 पार्ट में करें। मैक्स टू मैक्स, छोटा छोटा आप लिख रहे हैं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे आपके पास कंटेंट है, मैक्स टू मैक्स 5 पार्ट में आपको अपना कंटेंट खत्म करना है। कोई भी व्यक्ति 5 से अधिक पार्ट लिखने का प्रयास न करे। ऐसा नहीं कि आपके पास दिमाग में टॉपिक आ रहा है तो आप 10-20 पार्ट में बांट के लिख रहे हैं, जैसे आप लोग मॉक टेस्ट में तो मैं देख रहा हूं बहुत बड़ा बड़ा भी आप लोग लिख रहे हैं, वैसा आप नहीं करेंगे। मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 3-4 कर सकते हैं आप। अगर बहुत ज्यादा आपके मन में ये है कि नहीं ये चीज भी लिख देना चाहिए, छोड़ना नहीं है, तो आप 5 हेडिंग, अंडर 5 हेडिंग्स आपको अपना पूरा कंटेंट खत्म करना है, और परिचय और कंक्लूजन, तो इस तरह से 7 हेडिंग आपके बन जाएंगे। उससे अधिक करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर 7 हेडिंग में आप ले लेते हैं विद इन द टाइम, विद इन द वर्ड लिमिट, आप पूरी की पूरी बात कह पाएंगे, या ना ही कम होगा और ना ही ज्यादा होगा, और समय भी आपका बिल्कुल एक्यूरेट जितना चाहिए उतना ही लगेगा। तो इस प्रकार से यदि आप लोग पूरी योजना के साथ लिखते हैं, तो अगर हम समय का कैलकुलेशन करके देखें, जो कि मैंने कैलकुलेशन करके देखा है, तो ये टोटल आपका बनता है 114 मिनट। और उसमें यदि आप बीच में अपने अनुवाद को पढ़ने में 1-1.5 मिनट का समय लगाते हैं, तो 2 मिनट या 3 मिनट उसको भी ले ले, तो भी आपका 116 मिनट में खत्म हो जाएगा। लास्ट में 3 से 4 मिनट टाइम आपके पास बचेगा, जिसमें कि आप अपने पूरे के पूरे आंसर शीट को थोड़ा सजा सकते हैं, थोड़ा सा आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं, और आपका पूरा 120 मिनट के बाद में ऐसा होगा कि जब एग्जामिनर कहेगा स्टॉप राइटिंग, तो यू विल बी इंटरनली सेटिस्फाइड कि मैंने कर लिया है। ऐसा नहीं रहेगा अरे ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, सर 1 लाइन और लिख लेने दो, तो ऐसा समय तो मिलेगा नहीं आपको, पहली बात। और फिर आप थोड़े से इफ, काश थोड़ा और लिख लेता वाले फीलिंग के साथ बाहर आएंगे। और यदि आप इस योजना के साथ में पूरा करेंगे, ये मैंने आपके ग्रुप में भी मैं डाल देता हूं, आप इसको फिर से देखिएगा, और इसके सहारे नहीं, इसके बेसिस पे आप अपना टाइमलाइन खुद बनाइएगा, उसको दिमाग में सेट कीजिएगा, और उसके साथ आप एग्जाम हॉल में जाइएगा। क्योंकि आपके पास प्रॉपर योजना होगी तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, सो ये हमारा जो था एक मिनट टू मिनट प्रोग्राम हमने जो सेट करने के लिए बारे में सोच रहे थे हम, ये मैं आपके ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा। उससे आप लोग अपना खुद का भी एक टाइमलाइन तैयार कर सकते हैं, या फिर इसके हिसाब से आप अपना टाइमलाइन तैयार करके अपने लिए प्लानिंग कर सकते हैं।